कौशल्या जी सुबह 5 बजे कमरे में बैठकर भगवान जी की पूजा कर रही हैं। जैसे ही वह पूजा की घंटी बजाती हैं, तभी पास में ही बहू के कमरे से आवाज आती है, मांझी इतनी सुबह सुबह उठकर घंटी बजाने लगती हो, कोई और काम नहीं है क्या? सुकून से सोने भी नहीं देती हो? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि सुबह 5 बजे उठकर हम लोगों की नींद डिस्टर्ब मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। सुबह 5:00 ही पूजा करनी है। अरे 10 बजे पूजा कर लोगी तो कौन से तुम्हारे भगवान जी नाराज हो जाएंगे? लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुबह 5 बजे उठकर ही पूजा करनी है, हमारी नींद को डिस्टर्ब करना है। बहू गुस्से में लगातार बड़बड़ा जा रही है। कौशल्या जी रामायण के पाठ को धीरे धीरे करने लगती हैं। तभी बहू कौशल्या जी के कमरे में आती है, कहती है, क्या माँ जी तुम्हें पता है इतवार हफ्ते में एक बार ही आता है और इतवार को हम दोनों को ढेर देर तक सोने की आदत है। आज रिंकू और तुम्हारे बेटे की छुट्टी होती है। वैसे तो मुझे रोज सुबह सुबह सबका टिफिन बनाने के लिए उठना ही पड़ता है, तो कम से कम आज के दिन तो मुझे सुकून से सो लेने दिया करो। सुबह सुबह घंटी बजाकर हम सबको जगाकर दिमाग खराब कर देती हो। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो ध्यान किया करो। पूरे हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है। चिल्लाकर बहू अपने कमरे में चली जाती है और धड़ाम से दरवाजे को बंद कर देती है। कमरे में बैठे हुए कौशल्या जी के पति रविकांत जी कहते हैं, भगवान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, थोड़ा लेट उठा करो, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम्हारे घुटनों में दर्द होता है, सुबह सुबह उठने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने तुमको आराम करने के लिए कहा है। और वैसे भी अब तुम्हारा बुढ़ापा है तो इतनी जल्दी उठकर क्या करोगी? अब थोड़ा सा शरीर को आराम दो। पूजा करने के बाद कौशल्या जी कहती हैं, क्या करूं, मेरी तो हमेशा से सुबह 5 बजे जागने की आदत रही है और सुबह सुबह उठकर भगवान जी की पूजा करती हूं। अगर मैं देर से उठती हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी आदत को नहीं बदल सकती हूं। हाँ, कल से पाठ धीरे धीरे करूंगी जिससे बहू को आवाज ना जाए, लेकिन क्या करूं, मैं तो कितनी भी धीरे पाठ करूं फिर भी बहू जरा सी आवाज में जाग जाती है। रविकांत जी कहते हैं, ठीक है, तुम बहू की बातों से ज्यादा परेशान मत हो और ये सब छोड़ो। ये बताओ, आज इतवार है और मेरे नाश्ते में क्या बना रही हो? बहुत दिनों से बेसन के चीले नहीं खाए, आज मेरे लिए तुम बेसन के चीले बना दो। पिछले 1 महीने से बहू से बेसन के चीले बनाने के लिए कह रहा हूं। कल भी मैंने उसे बेसन के चीले बनाने के लिए कहा था, तो उसने यह कहकर मना कर दिया था कि पिताजी, सुबह सुबह मेरे लिए इतने काम होते हैं। अब बच्चे का टिफिन पैक करूं कि घर का खाना बनाऊं कि तुम्हें बेसन के चीले बनाकर दूं? मुझसे इतनी सारी चीजें नहीं बनाई जाती हैं, जो बनाया है वही खा लो। बहू भी ठीक कहती है, सुबह सुबह उसे बहुत सारे काम होते हैं। कौशल्या जी अपने पति की बात सुनकर मन में सोचने लगती हैं, मैं भी बहू से बहुत दिनों से कह रही हूं कि मुझे पालक की कड़ी खानी है, लेकिन बहू कड़ी बनाने ही नहीं देती है। जब भी उससे कड़ी बनाने की बात करो तो कहती है कि कड़ी ना तो आपके बेटे को पसंद है और ना ही रिंकू खाता है, इसीलिए घर में कड़ी नहीं बनेगी। अगर कड़ी बनेगी तो मेरा बच्चा भूखा रहेगा और सपना को भी कड़ी पसंद नहीं थी। एक वजह यह भी थी कि उसे 2-2 सब्जी बनानी पड़ेंगी, इसीलिए वह घर में कभी कढ़ी नहीं बनाने देती थी, न तो खुद बनाती थी और ना ही बनाने देती। तभी रविकांत जी कहते हैं, क्या सोच रही हो कौशल्या, मैं भी नहाकर आता हूं, तुम तब तक बेसन के चीले बना लो। दरअसल रविवार के दिन कौशल्या जी अपना और अपने पति का नाश्ता खुद ही बनाती हैं, क्योंकि बहू 10 बजे तक सोकर उठती है। 6:00 तक अपनी पूजा करने के बाद कौशल्या जी रसोई में गई, अपने और अपने पति के लिए 2 कप चाय बनाई। चीले बनाने के लिए कौशल्या जी ने रसोई में सब जगह बेसन देख लिया, लेकिन उन्हें बेसन नहीं मिला। पहले मन हुआ कि बहू से पूछ ले कि बेसन किधर रखा है, लेकिन उनके कदम किचन में ही रुक गए कि अगर बहू को पूछने गई और उसे जगाया तो वह फिर से गुस्सा करेगी। इससे अच्छा किचन में रखा है वही खा लेते हैं। किचन के डब्बे को खोलकर कौशल्या जी देखने लगती हैं कि कुछ खाने को मिल जाए। तभी एक डब्बे में उन्हें एक बिस्किट का पैकेट रखा मिलता है, चाय के साथ उसको लेकर आ गई। 10 बजे तक कौशल्या जी की बहू सपना रसोई में आई तो चिल्लाती हुई बोली, मां जी, मैंने रिंकू के लिए एक बिस्किट का पैकेट रखा था, वह कहां पर है? दिख नहीं रहा है। मां जी, जरा रसोई में तो आओ।
मुझे वही बिस्किट का पैकेट ढूंढ कर दो। कौशल्या जी हड़बड़ाती हुई रसोई में आती हैं। क्या हुआ बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ जी, मैंने डब्बे में रिंकू के लिए एक बिस्किट का पैकेट रखा था, मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। कौशल्या जी कहती हैं, बेटा उस बिस्किट के पैकेट को तो मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने खा लिया है चाय के साथ। आंखें तरेरती हुई सपना कहती है, क्या बिस्किट आप दोनों ने खा लिए? एक बार मुझसे पूछा भी नहीं बहू। तुम सो रही थी तो मैंने जगाना सही नहीं समझा, और चाय के साथ रसोई में मुझे कुछ खाने को दिख नहीं रहा था। नमकीन भी खत्म हो गई। तुम्हारे ससुर जी को बेसन के चीले खाने थे, उसे बनाने के लिए मैंने पूरी रसोई में बेसन ढूंढा, मिला ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो बिस्किट के पैकेट के साथ ही हम दोनों ने चाय पी ली। सुबह सुबह खाली चाय पी नहीं जाती है, तुम्हारे ससुर जी को पेट में गैस बन जाती है। पर तुम चिंता मत करो, अभी तो रिंकू सोकर भी नहीं उठा है। मैं तुम्हारे ससुर जी से कहकर उसके लिए बिस्किट के 2 पैकेट मंगवा देती हूँ। ठीक है माँ जी, जल्दी मंगवा दीजिए। आप भी ना, सुबह से एक तो जगाकर पूरा मूड खराब कर देती हैं, ऊपर से रसोई की चीजों को भी नहीं छोड़ती हैं। बहू, ऐसे क्यों कह रही हो जैसे मैं दूसरों की रसोई में हूं? अपनी ही रसोई से कोई चीज उठाकर खा ली तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया है? और अब क्या एक बिस्किट के पैकेट के लिए भी मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? आज बड़ी मुश्किल से कौशल्या जी ने हिम्मत करके बहू से कह दिया, लेकिन जब देखो तब बहू उन्हें रसोई में आने से रोक टोक करती थी और उन्हें कोई भी चीज खाने से मना करती थी। थोड़ी देर में रविकांत जी ने पास की ही दुकान से बिस्किट के पैकेट लाकर रख दिए। सपना कहती है, माँ जी, तुम लोगों का चाय नाश्ता हो गया है। अब ऐसा करिए, मैंने फ्रिज से सब्जियां निकाल कर रखी हैं, उनको फटाफट से काट देना। आज मुझे ढेर सारा खाना बनाना है। मेरे मायके से सभी लोग आ रहे हैं। बहुत दिनों से मैं उन सबसे मिली नहीं थी। मेरे पास भी उनके पास जाने का समय नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए मैंने अपने भाई भाभी और बहनों को अपने घर पर ही बुला लिया है। अब इतने सारे लोगों का खाना बनाना है तो आपको सहायता करनी ही पड़ेगी। मैं अकेले इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं नहाने जा रही हूं, तब तक आप सारी सब्जियां काट लेना, आटा लगाकर रख लेना, और हां, घर की साफ सफाई भी कर लेना। बहू, मैं इतने सारे काम नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें तो पता है। ज्यादा देर खड़े रहने से मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है। तुम नहाने जा रही हो, उससे पहले कम से कम घर की साफ सफाई तो करती जाओ। मैंने तो नहा लिया है, नहाने के बाद मेरे से साफ सफाई का काम नहीं बनता है। पूरे कपड़े गीले कर लेती हूं, दोबारा से नहाना पड़ेगा। मैं रसोई में सहायता कर दूंगी, पर साफ सफाई का काम तुम ही कर लो। क्या माँ जी, आप भी बच्चों की तरह काम करती हो? मैं तो इतना सारा साफ सफाई का काम कर लेती हूँ, मजाल है कि मेरी दुपट्टा भी भीग जाए और आप पूरी साड़ी को भिगो के रख लेती हैं। बात बात पर सपना अपनी सास का अपमान करती रहती थी। जब भी मौका मिलता था अपनी सास की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटती थी। घर का सारा काम तो करा लेती थी, लेकिन कभी भी उसकी मुंह से अपनी सास के लिए 2 शब्द तारीफ के नहीं निकलते थे। वह तो हमेशा इसी मौके की तलाश में रहती थी कि कब वह अपनी सास को 4 सुना सके और उनमें कमियां निकाल सके। खुद को बहुत होशियार समझती थी और हमेशा अपनी सास को बेवकूफ समझती थी। वह तो कभी कौशल्या जी के लाड प्यार को समझ ही नहीं पाई कि कौशल्या जी उसे अपना समझकर ही उसकी सहायता करती हैं। बहू के मायके बालों के आने से कौशल्या जी भी आज बहुत खुश है। इतने सालों बाद कौशल्या जी के घर में बहू आई है। महेश इकलौता बेटा था, कौशल्या जी को कोई बेटी नहीं थी और उन्हें बेटी ना होने का मलाल पूरी जिंदगी रहा। इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि जब भी बेटे की शादी हो और उनके घर में बहू आएगी तो अपनी बहू को वह बेटी की तरह ही रखेंगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगी। इसीलिए वह बहू की हर गलती को बेटी समझकर माफ कर देती थी कि अगर इस जगह मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसके साथ ऐसा ही करती, ऐसा ही व्यवहार करती? कभी नहीं करती। इसीलिए वह खुद का आंकलन करके बहू के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन बहू ने उन्हें कभी अपना नहीं माना था। वह तो बस अपनी सांस में कमियां निकालती रहती और उन्हें सुनाने का मौका ढूंढती। और फिर जैसा कि बहू कहकर गई थी, बहू के कहे अनुसार कौशल्या जी रसोई में सारी सब्जियों को फटाफट से काटने लगी। आटा लगाकर रख दिया, पूरी स्लैब साफ करके रख दी कि बहू आएगी तो सब्जियां बना लेगी। जब तक बहू नहाने गई थी पोता भी उठ गया।
कौशल्या जी ने पोते को ब्रश करा के उसको नाश्ता करा देती हैं। उसको तैयार करके दादाजी के साथ घूमने के लिए भेज दिया, ये कहकर कि आज रशु को बाहर घुमा लाओ, घर में मेहमान आने वाले हैं, बहू के मायके से बहुत सारा काम है, जशु परेशान करेगा, इसीलिए मैंने उसको खिला पिला दिया है। आप इसको घुमा लाओ, तब तक हम दोनों मिलकर घर के काम समेट लेंगे। रविकांत जी खुशी खुशी पोते को लेकर पार्क की तरफ निकल गए। कौशल्या जी और रविकांत जी का बेटा अपने माता पिता के साथ पत्रिक घर में रहता है। रविकांत जी का मसाले का बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस को संभालने के लिए वह अपने पिता के साथ हाथ बटाने लगा, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है। अगर वह अपने पिता के बिजनेस को छोड़कर कहीं और नौकरी करने जाएगा तो कुछ समय के बाद उसके पिता का बिजनेस ठप हो जाएगा। कौन उसे संभालेगा? इसीलिए वह पिता के बिजनेस को संभाल लेता है। उसमें बहुत ज्यादा इनकम भी थी। कभी कभार दुकान पर रविकांत जी भी चले जाया करते थे, लेकिन 2 साल से पूरा बिजनेस बेटे ने संभाला हुआ है। दोपहर तक बहू के मायके वाले आ जाते हैं। सपना के भाई भाभी बहुत सारे उपहार और मिठाइयां लाए हैं, जिसमें सपना की मां ने देसी घी के लड्डू बनाकर भेजे हैं। सपना लड्डू का डब्बा उठाकर अपने कमरे में रख देती है। सभी लोगों को खाना पीना खिलाने के बाद सपना भाई भाभी को अपने कमरे में लेकर गई और उधर ही बैठकर बातें करने लगी। इधर पूरे दिन से कौशल्या जी रसोई में लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी कमर और पैर में दर्द होने लगा था। वह अपने कमरे में आकर के आराम करने लगी। शाम के समय सपना सांस के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, चाय का समय हो गया है, अभी तक चाय नहीं बनाई है, चाय बना दीजिए। आपके हाथ की अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, और आपको तो पता है कि मायके के सभी लोग आए हैं, तो काम करने में मन कहाँ लगता है। यह लगता है सबसे बैठकर बातें ही करते रहो। बातें बनाते हुए उसने अपनी सास से कहा। कौशल्या जी बहू की बात सुनकर घुटनों पर हाथ फेरते हुए उठकर बैठ गई। कहती हैं, ठीक है बहू, मैं अभी सबके लिए चाय बना देती हूँ। चाय बनाने के बाद कौशल्या जी सभी को चाय दे देती हैं। बहू के कमरे में मायके से आए हुए देसी घी के लड्डू रखे हैं। कौशल्या जी डब्बे से 2 लड्डू ले लेती हैं। थोड़ी देर बाद सपना ने देखा कि मिठाई का डिब्बा खुला हुआ है और उसमें 2 लड्डू नहीं है। सपना सास को आवाज देती हुई कहती है, माँ जी जरा इधर आओ, कुछ पूछना है। कौशल्या जी हाथ में लड्डू लेकर कमरे में पहुंची ही थी कि बहू की आवाज सुनकर वापस से कमरे में आ गई। अपनी सास के हाथ में लड्डू देखकर सपना लड्डू को सास के हाथ से छुड़ाकर वापस डब्बे में रख देती है और कहती है, माँ जी, मेरी माँ ने मेवे और गोंद के लड्डू मेरे लिए बनाकर भेजे हैं, आपने क्यों उठा लिए? ये आपके लिए नहीं है। मैंने माँ को कहा था कि मेरी कमर में दर्द रहता है, इसीलिए माँ ने मुझे बादाम और सट के लड्डू बनाकर भेजे हैं। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर कौशल्या जी आश्चर्यचकित रह गई। कमरे में उसके मायके के भाई भाभी और बहनें भी बैठी हैं, वह भी कौशल्या जी को चोर की नजर से देख रही हैं। कौशल्या जी बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई चोर हो। बहू ने कौशल्या जी के हाथ से लड्डू छीन तो लिए, लेकिन इतना अपमान कौशल्या जी के लिए असहनीय था। वह तो बहू को ताकती रह गई, आंखों से आंसू छलक पड़े कि 2 लड्डू के लिए बहू ने उन्हें सबके सामने इतना सुना दिया। ऐसे भी कहीं होता है? वह तो अपनी बहू के लिए क्या नहीं करती हैं। आज सुबह से ही अपनी बहू के मायके बालों के लिए रसोई में लगी हुई हैं। काम करते करते मेरी कमर दर्द हो गई। ये तो बहू को दिखाई नहीं देता है। अगर मैंने उसके मायके के 2 लड्डू ले लिए तो उसने मेरे हाथ से छीन लिए। बहू अपने लड्डू वापस डब्बे में रखकर डब्बे को उठाकर रख गई, लेकिन रसोई में खड़ी कौशल्या जी की आंख के आंसू कम नहीं हो रहे थे। उनसे यह सहन नहीं हो रहा था कि कितने अपमान के साथ उनकी बहू ने उनके हाथ से लड्डू छीन लिए। वह अपने कमरे में आकर चुपचाप से बैठ गई। उनके आंखों में आंसू देखकर रविकांत जी कहते हैं, क्या हुआ भगवान बहू, तुम्हें क्यों बुला रही थी, कोई काम है क्या? उसको जब कौशल्या जी कोई जवाब नहीं देती हैं तो रविकांत जी अपनी पत्नी के पास आकर आंखों के आंसू देखकर पूछते हैं, अरे क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं और तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो? अपने पति के द्वारा बार बार पूछे जाने पर कौशल्या जी बहू की बातों को छुपा नहीं पाती हैं और रोते हुए कहती हैं, क्या अब इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या रसोई पर कोई अधिकार नहीं है? जब देखो तब बहू छोटी मोटी चीजों के लिए मेरा अपमान कर देती है। सुबह बिस्किट का पैकेट ले लिया तो उस पर मुझे कितना सुना दिया।
और अभी मैंने उसके मायके से आए 2 लड्डू उठा लिए तो उसने मेरे हाथ से छीन लिए। क्या मैं उसके मायके से आई कोई चीज अपने हाथ से लेकर नहीं खा सकती हूं? लड्डू ही तो थे। ऐसा क्या था जो बहू ने सबके सामने मेरे हाथों से छीन लिए? इतना कहकर कौशल्या जी फफक कर रो पड़ती हैं। उनके पति को भी बहू का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि जिस घर को कौशल्या जी ने इतने मन से बनवाया था और इतने दिनों तक उन्होंने रसोई में काम किया है, लेकिन आज उन्हें अपनी ही रसोई में बहू से पूछ करके चीजें लेनी पड़ती हैं। यह तो अच्छी बात नहीं है। माना कि बहू रसोई को संभालती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी सास को रसोई से बाहर निकाल देगी या कोई चीज सामान खाने नहीं देगी। हम तो अपनी किसी भी चीज के लिए बहू को मना नहीं करते हैं, लेकिन बहू छोटी मोटी चीजों के लिए कितना रोक टोक और टोका टाकी करती है, यह बात तो मैं भी कुछ समय से महसूस कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही बेटे बहू से बात करूंगा। अभी उसके मायके वाले हैं, अभी बात करना सही नहीं रहेगा। जब वह सभी लोग चले जाएंगे तब मैं मौका देखकर बेटे बहू से बात कर लूंगा। और अब तुम्हें कोई छोटी मोटी चीजों पर रोक टोक नहीं करेगा। फिर माहौल को हल्का करने के लिए रविकांत जी कहते हैं, मैंने तुम्हें खुश रखने के 7 वचन दिए हैं, तो बुढ़ापे के इस मोड़ पर मैं तुम्हें दुखी कैसे देख सकता हूं? आखिर तुम मेरी धर्म पत्नी हो। मैं इतने पैसे कमाता हूं, इतनी पेंशन मिलती है, तो क्या मेरी पत्नी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होगी या बहू की परमिशन लेनी पड़ेगी, वह भी खाने पीने की चीजों के लिए? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। अगर बहू को यह चीज समझ में नहीं आती है तो उसे समझनी पड़ेगी कि घर में अपना पराया न किया करें। तुम तो उसके साथ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करती हो। जो भी होता है वह सब कुछ रसोई में खुला छोड़ देती हो। जिसको जितना खाना है खा ले, अपनी चीजों पर कोई अधिकार नहीं जताती हो। अरे खाने पीने की चीजें ही तो हैं उस पर, बहू को इतना गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत थी? अपने पति के समझाने पर कौशल्या जी शांत हो जाती हैं। तभी उनकी बहू सपना अपने सास ससुर के कमरे में आई और कहती है, माँ जी, आज मेरे भाई भाभी इधर ही रह रहे हैं। दरअसल बहुत दिनों बाद आए हैं तो बातें पूरी नहीं हुई हैं, तो उनके खाने पीने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। आप जल्दी से आ जाओ और रसोई में खाने की तैयारी करना शुरू कर दो। मैं और भाभी भी बाद में आकर आपकी सहायता करा देंगे। आप पहले सब्जियां काटना शुरू कर दो। कौशल्या जी के पति बहू से कहते हैं, बहू, जब तुम्हारी सास तुम्हारे मायके से आए 2 लड्डू नहीं खा सकती है तो तुम्हारे मायके वालों के लिए खाना क्यों बनाए? वह तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम उनके लिए खाना बनाओ, तुम ही उनकी सेवा करो। मेरी पत्नी तुम्हारे मायके वालों के लिए कोई काम नहीं करेगी। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बूढ़ी सास के हाथ से 2 लड्डू छीनते हुए? जब तुम्हारे मायके से आए हुए लड्डू तुम्हारे हैं तो तुम्हारे मायके से आए भाई भाभी के काम भी तुम्हारे हैं। उन कामों को तुम ही करो, खाना भी तुम ही बनाओ। कौशल्या खाना नहीं बनाएगी, वह काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाएगी। अपने ससुर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सपना दरवाजे पर खड़ी खड़ी दंग रह गई। उसे तो लग रहा था कि वह रसोई में सास को धमकाती रहेगी और ससुर जी को भनक भी नहीं लगेगी, लेकिन आज सास ने ससुर जी को शिकायत लगा दी। आज कौशल्या जी भी अपनी बहू को देख करके चुप नहीं रहती हैं, कहती हैं, बहू, मैं अब रसोई में तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूंगी। अपने भाई भाभी और बहनों के लिए खाना तुम खुद ही बनाओ। वैसे भी सुबह से काम करते करते मेरी कमर में दर्द हो गया है। कमर दर्द की बात सुनते ही रविकांत जी कहते हैं, कौशल्या, तुम्हारी कमर में जब भी दर्द होता था तुम हमेशा अपने लिए गोंद और सौंठ के लड्डू बनाती थी। ऐसा करो, मैं अभी बाजार जाकर के 8 किलो घी और 5 किलो मेवा लेकर आता हूं। तुम कल ही अपने लिए लड्डू बना लेना, पूरी सर्दियों चलेंगे। नाश्ता बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, बिस्किट के पैकेट से हमारा नाश्ता नहीं होता है। हमें तो लड्डू और दूध चाहिए। हमने हमेशा ही दूध और लड्डू का नाश्ता किया है। बहू, यह भूल मैं तो बिल्कुल भी मत रहना कि तुम ही लड्डू खाना जानती हो। हमने पूरी जिंदगी लड्डू का ही नाश्ता किया है। अपने ससुर जी की बात सुनकर सपना दंग रह गई। बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई। जब कौशल्या जी ने खाना बनाने से मना कर दिया तो आज अकेले ही उसको सारा खाना बनाना पड़ा। खाना बनाते बनाते पूरे 2 घंटे हो गए। उसकी बहनों ने और भाभियों ने थोड़ा बहुत उसका हाथ बांटा, लेकिन सारी जिम्मेदारी तो सपना की ही थी। उसे ही सारा काम करना पड़ा। काम करते करते रात के 12 बज गए, तब जाकर सो पाई।
इतना सारा काम सपना ने ससुराल में कभी अकेले नहीं किया था। आज उसे अपनी सास की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही थी कि सच में उसकी सास रसोई में हाथ बढ़ाती है तो काम कितनी जल्दी निपट जाता है। लेकिन आज जब उसकी सास रसोई में नहीं आई तो उसी काम को करने में उसे कितना समय लग गया। सब्जियों को काटने छीलने में ही 1 घंटा निकल गया। आज सपना को अपनी सास की अहमियत पता चल रही थी। दूसरे दिन रविकांत जी सुबह सुबह ही 8 किलो घी और मेवा लाकर रख देते हैं। शाम तक कौशल्या जी घी और गोंद के मेवे के इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं जिसकी खुशबू पूरे घर में क्या पूरे मोहल्ले को महका रही है। वैसे भी कौशल्या जी को लड्डू बनाने का बहुत शौक था और वह बनाती भी बहुत स्वादिष्ट लड्डू थी। लड्डू बना के वह रसोई की स्लैब पर रख देती हैं। एक तरफ बहू के डब्बे में थोड़े से उसके मायके के लड्डू पड़े हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी सी टंकी भर के उसकी सासू माँ के लड्डू बने हुए हैं। सास के हाथ के बने हुए लड्डू देखकर सपना दंग रह गई, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि ससुर जी को पेंशन मिलती है और उन्होंने अपने पेंशन के पैसों से ही सारे लड्डू बनवाए हैं। सपना की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वह सासू माँ के बने हुए लड्डू को उठा ले, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अपनी सासू माँ के साथ उसने किया था उसे लग रहा था कहीं उसकी सासू माँ भी उसे लड्डू खाने से मना ना कर दे। रात में इतना सारा काम अकेले करने की वजह से सपना की कमर में दर्द होने लगा, क्योंकि सपना ने इतना सारा काम इकट्ठे कभी नहीं किया था। अगर घर में कोई 4 रिश्तेदार भी आ जाते थे तो कौशल्या जी हमेशा अपनी बहू का काम में हाथ बटा लेती थी, जिससे सपना को कभी इतने सारे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कल उसने अपनी सास के साथ जो व्यवहार किया था उसकी वजह से कौशल्या जी ने बहू के साथ रात को कोई काम नहीं कराया। सपना की कमर में इतना ज्यादा दर्द था कि वह ठीक से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से वह नहाने के लिए गई, लेकिन बाथरूम में फिसल कर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी कमर में और तेज दर्द होने लगा। कौशल्या जी बेटे को फोन करती हैं, जल्दी से बहू को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अस्पताल में डॉक्टर सपना का अच्छी तरह से चेकअप करके कहता है कि रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, आपको आराम करने की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, हफ्ते भर तक इनको खाइए, आराम मिल जाएगा। बहू की तबीयत खराब हो जाने की वजह से कौशल्या जी चिंतित हो गई हैं। वह बहू के कमरे में गई और कहती हैं, बेटा तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो, काम की कोई चिंता मत करो, मैं सारे काम कर लूंगी, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ। अपने हाथ में वह एक प्लेट लिए हैं जिसमें अपने हाथ के बने हुए देसी घी सौट के लड्डू रखे हैं। बहू को लड्डू खिलाते हुए कहती हैं, सपना तुम इन लड्डुओं को खाओ, मैंने बहुत ही अच्छे लड्डू बनाए हैं, इनमें बहुत सारी गोंद ली है जो तुम्हारी कमर दर्द में आराम करेगी। गोंद खाने से कमर दर्द नहीं होता है, तुम पूरे महीने भर तक इन लड्डुओं को खाओ, बहुत आराम मिलेगा। जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए और लड्डू बना दूंगी। बहू के सर पर हाथ फेरती हुई कौशल्या जी कहती हैं, अपनी सासू माँ के प्यार भरे स्पर्श को पाकर सपना की आंखों में आंसू आ गए। अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर रोने लगती है, कहती है, माँ जी मैंने आपसे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आपने मेरी एक भी बात का बुरा नहीं माना। मुझे जरूरत पड़ी तो भाग भाग कर सारे काम कर रही हैं, मुझे बनाकर खिला रही हैं। यहां तक कि मैंने आपके हाथों से अपने मायके से आए लड्डू भी छीन लिए थे, लेकिन आपने पूरी लड्डू की टंकी मेरे लिए रख दी, मुझे माफ कर दो। सपना को सासू माँ के निस्वार्थ प्रेम को देखकर अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। मां जी मुझे अपनी छोटी सोच पर शर्म आ रही है कि मैं कितनी छोटी सोच वाली हूं और आपका दिल कितना बड़ा है। मां जी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने तो छोटी छोटी बात पर, एक बिस्किट के पैकेट पर भी आप पर गुस्सा किया है, लेकिन आपने सारे काम बहुत ही समझदारी से किए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो, अब मैं आपसे कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करूंगी। ये घर जितना मेरा है उससे ज्यादा आपका है। आप इस घर में सबसे पहले आई हैं तो आपका भी हक इस घर पर सबसे ज्यादा है। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, मुझे माफ कर दो मां जी। कौशल्या जी बहू से कहती हैं कि बेटा तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तो तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, लेकिन तुम्हें ही मुझे अपना समझने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें बात समझ में आ गई, यही मेरे लिए बहुत है। और दोनों सास बहू के इस मिलन को देखकर रविकांत जी भी खुश हो जाते हैं।
हैं। तो दोस्तों, शादी के बाद घर गृहस्थी को चलाने में जितना पति पत्नी का योगदान होता है, घर को खुशहाल बनाने में उतना ही योगदान सास बहू का भी होता है। अगर सास बहू में खूब बढ़ती है तो घर का माहौल भी हमेशा खुशनुमा रहता है, लेकिन यह कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर एक तरफ से कोशिश होती रहेगी तो माहौल कभी नहीं सुधरेगा। सास को भी समझना चाहिए और बहू को भी अपनी सास को समझना चाहिए। तो दोस्तों, घर गृहस्थी की जितनी गाड़ी पति पत्नी के दो पहियों से चलती है, उतनी ही सास बहू से भी चलती है। सास बहू की जोड़ी ही कुछ ऐसी होती है जहां पर रूठना, मनाना और खट्टी मट्टी नोक झोंक पूरी जिंदगी चलती रहती है। हमारे पास जो रिश्ते हैं उनको संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम रिश्ते हैं, जिनके पास रिश्ते नहीं होते हैं। उन्हें रिश्तों की ज्यादा कमी खलती है, पर जिन्हें सब कुछ मिलता उन्हें बहुत देर में उसकी कीमत पता चलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।